हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। हम अब तक 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके जीएस से संबंधित थे और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 19 और ये सीरीज़ आपकी चलती रहेगी कब तक, जब तक आपके 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक, ये जो सीरीज़ चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी कह सकते हैं जहाँ पर भी जीएस पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। सेकंड है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपको पता ही है, सोने के साथ में तावा धातु मिलाई जाती है। कितनी, कौन सी धातु मिलाई जाती है? तावा धातु मिलाई जाती है। कितने कैरेट गोल्ड शुद्ध होता है? तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक, सबसे शुद्ध माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या आंतज्वर। तो आंतज्वर जो है वो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है और किसके कारण होता है? बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ये आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या होगा? बी। अब आंतज्वर किसे कहते हैं? तो आंतज्वर जो होता है वो आपका टाइफाइड होता है और ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है पांचवा, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो जो सेना है इसका प्रमुख कौन होता है? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 53 का 2 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 53 2 में उल्लिखित है। ठीक, छठवां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 35, 14, 30 या 25? तो वो है 25। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद आपके 214 में। 214 अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाएगा और जो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये मत समझना कि राष्ट्रपति की उच्च न्यायालय है तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नहीं, इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। चाहे उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सातवां प्रश्न है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो 7 का उत्तर हो जाएगा बी, राज्यपाल। ठीक है, जैसे यूपी पीसीएस है, यूपी पीएससी है, बीपीएससी है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। आठवां प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे और महावीर स्वामी थे, वो 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर थे। इनका जो था चिन्ह वो सर्प था और इन पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? बनारस से है। किससे है? बनारस, वाराणसी से। 9वां प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? खालसा। तो खालसा का प्रवर्तन किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। 9 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 9 का आंसर? सी। 10वां प्रश्न है, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? दारा सिखों को किसने पनाह दी थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु हरराय ने या गुरु तेग बहादुर ने? 10 का आंसर हो जाएगा क्या? सी, गुरु हरराय ने। गुरु हरराय ने किसे पनाह दी थी? दारा सिखों को, जो एक मुगल शासक था। 11वां प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ कराया था? दिल्ली में, बलूचिस्तान में, अवध में या कश्मीर में? तो ये शालीमार जो बाग है, निशांत बाग, शालीमार बाग, ये कश्मीर में है और 11 का आंसर हो जाएगा डी। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। टूलिप गार्डन अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है टूलिप गार्डन, तो वो भी आपका क्या है? जम्मू कश्मीर में।
12वां प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये आपकी मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं? हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी है? तो द हितवाद जो है गोपाल कृष्ण गोखले की है। बाल गंगाधर तिलक, इनके भाई केसरी और मराठा तो पता ही होगा, और एक और है गीता रहस्य। गीता रहस्य है, केसरी है, मराठा है। ठीक। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है अल हिलाल। अल हिलाल किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। गुब्बारे खातिर और इंडिया विंस फ्रीडम भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। 13 में कह रहा है कि 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 50 रुपये के नोट पर RBI गवर्नर, रिजर्व गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 13 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 13 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को 1 रुपये के सिक्के या नोटों पर अन्य मूल्य वर्ग के सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट पत्र मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। अतः 50 रुपये के नोट पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपये के नोटों एवं सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। अतः 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगर पूछ ले कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का। बाकी किसी पर भी अगर पूछता है कि किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो किसके होते हैं? RBI गवर्नर जनरल के। 14वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? चाय, कॉफ़ी, चाय, काजू, मोटे अनाज। तो मोटे अनाज जो है वो बागान फसलों में नहीं आते हैं। और 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। जबकि कॉफ़ी, काजू, चाय, नारियल, सुपारी, ताड़, रबर, ये सब आपकी बागानी फसलें हैं। 15वां प्रश्न है कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। और 15 का आंसर हो जाएगा ए। 16वां प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जो है 78%। कौन सी है? नाइट्रोजन। फिर आती है ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, नियॉन, हीलियम और मीथेन। ऐसे करके इनका क्रम रहता है। आपको याद रखनी है कि सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। उसके बाद में कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड पूछी गई थी एक बार PCS में। 17वां प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन? विंध्य, गया, रीमोबन या फोंगोपुई? तो फोंगोपुई जो है माउंटेन, उसे हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन। 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 18वां प्रश्न है कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत चीन में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में क्या है? मानसरोवर तथा राक्षसताल झीलें हैं। कौन कौन सी? मानसरोवर और राक्षसताल झील। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 19वां प्रश्न है शीतकालीन वर्षा होती है महाराष्ट्र में, असम में, तमिलनाडु में या केरल में? तो शीतकालीन वर्षा होती है आपकी तमिलनाडु में। ठीक। शीतकालीन वर्षा कब होती है? तमिलनाडु में। 19 का उत्तर हो जाएगा सी। ये लौटता हुआ मानसून जो है वो वर्षा करता है। ठीक है। कौन सा मानसून करता है? लौटता हुआ वर्षा। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में वर्षा करता है और वो बोल दी जाती है शीतकालीन वर्षा। 20वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा, दलदल का मृग बोलते हैं जिसे, वो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। कौन है? बारहसिंगा। ठीक। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। उर्दू को कब जोड़ा गया था? तो 1989 में उर्दू भाषा को जोड़ा गया था। ठीक। उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय चिन्ह पूछ ले तो एक वृत्त बना है, उसमें 2 मछली हैं, मछली है। ठीक है। 2 मछली, तीर है और धनुष है। तो तीनों चीज़ें याद रखनी है। राजकीय चिन्ह में क्या क्या है? तीर है, धनुष है और 2 मछलियाँ हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछ लेगा तो पुष्प बताओगे आप पलाश, जिसे हम टेसू भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 21। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो वो थे सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी। कौन थे? सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी। 21 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर ए हो जाएगा। अब देखो राज्य का जो नाम था वो कैसे कैसे परिवर्तित हुआ। तो 1936 से इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत। 1936 से क्या पड़ा था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक। और 1936 नहीं, 1836। और 1877 से इसका नाम क्या पड़ा?
उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। क्या पढ़ा? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। 1902 से पढ़ा इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। क्या नाम पड़ा? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। और 24 जनवरी 1950 से इसका नाम पड़ गया 24 जनवरी 1950 से इसका नाम क्या पड़ा? 24 जनवरी 1950 से इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 से, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो 1937 में जो था इसका नाम वो क्या था? संयुक्त प्रांत था। और फिर ये बदल के क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो पहले तब राज्यपाल कौन बने थे? तो वो नाम पूछ रहा है सर हरवंश जी फिरोज शाह मोदी। 22वां प्रश्न है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो वो करवाया था औरंगजेब ने। और 22 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं? कितनी है? 18 है। और 23 का उत्तर हो जाएगा ए। 24वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। नीति आयोग की भी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। 24 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 25 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। 25 का आंसर हो जाएगा सी। सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। कौन सा है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय एक संगठन है जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका में। कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। और इस संगठन में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 8। 26 है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है वो उत्तर कोरिया की राजधानी है। और 26 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 26 का आंसर डी। मालदीव की राजधानी माले है। मलेशिया की कुआलालंपुर है। मंगोलिया की उलानबटोर है। और दक्षिण कोरिया की सियोल है। और उत्तर की कोरिया की प्योंगयांग है। तो दोनों राजधानी याद रखनी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग। 27वां प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो 27 में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत किसके लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। और कब दिया गया था? 1921 में। कब दिया गया था आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार? 1921 में। ये सन भी पूछी गई है कई परीक्षाओं में। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया था? यूनेस्को ने, नासा ने, IUCN ने या IMF ने? 28 का आंसर हो जाएगा ए। यूनेस्को द्वारा मैव प्रोग्राम शुरू हुआ था। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? मानव और जैव मंडल कार्यक्रम। 29 है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन? तो ये जुड़ी हुई थी आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर। 29 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 29 का आंसर सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन जुड़े थे? ये भी प्रश्न पूछा गया है। सुंदरलाल बहुगुणा। और ये चिपको आंदोलन कहाँ चला था? तो उत्तराखंड में चला था। कहाँ चला था? उत्तराखंड में। 30वां प्रश्न है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो रक्त होता है क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि इसका pH मान जो होता है वो होता है 7.4। इसका pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। जिसका pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। 7 से जिसका कम होगा वो अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। क्या होगा? वो क्षारीय होगा। ठीक। अब रक्त जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। कैसी है? क्षारीय। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी। 31 है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं? तो लखीमपुर खीरी जो है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। ठीक। और हापुड़ है वो सबसे छोटा है। तो हापुड़ तो इसमें विकल्प में दिया नहीं है। विकल्प में दिया है संत रविदास नगर। तो ये ऑप्शन गलत ही है हो क्या? और हापुड़ आपको याद रखना है। ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़। 31 का आंसर हो जाएगा बी। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में। पान का कहाँ पर होता है? महुआ में। पान का अगर पूछ लेगा तो महुआ में। 33 है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या मिर्ज़ापुर? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। बरेली में किसका है? दिया सलाई का उद्योग है। सहारनपुर में किसका है?
कागज़ का अगर पूछता है कागज़ निर्माण कहाँ होता है तो सहारनपुर आप बताओगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो बिरहा, कजरी, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। 34 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की परंपरा रही है। यहाँ कजरी, बिरहा, नकटा, झूमर, सोहनी, कराही, भृतहरि, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि लोकगीत हैं। टप्पा जो है वो पंजाब शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। कौन? टप्पा शैली, पंजाब की। 35 है, चर्चा में रही कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध है कर्नाटक से। और 35 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 36 है, ये करंट का प्रश्न है। हाल ही में अब्दुल्लाही मायर को नैन सेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे किस देश से संबंधित है? तो वो सोमालिया से हैं। 36 का आंसर होगा ए। 37 है, हाल ही में दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह की पंजीकरण की शुरुआत की गई है? तो नेपाल में। 37 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 37 का ए हो जाएगा। 38 है, चर्चा में रहा कैसगेवी क्या है? तो कैसगेवी जीन थेरेपी का एक प्रकार है। और 38 का आंसर हो जाएगा बी। ये आपके हो गए प्रैक्टिस सेट 19 कंप्लीट हो गए। आज 19 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 20वां प्रैक्टिस सेट। ये सीरीज़ आपकी 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके ही ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।